फ्रेंड्स, फ्रांज फैनन के बारे में जानेंगे। यानी एक ऐसा विचारक, एक ऐसा अफ्रीकी क्रांतिकारी। जब हम महाद्वीप को पढ़ते हैं तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। और यानी फ्रांज फैनन एक ऐसे विचारक रहे हैं जिसका बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। और जब हम इनको पढ़ते हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप जो संसाधनों से भरा हुआ देश है, फिर भी पिछड़ा हुआ है, उसमें एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में, एक ऐसे राजनीतिक विचारक के रूप में आते हैं। इनके क्या विचार रहे हैं और इन्होंने किस तरीके से अपने रचनाओं के माध्यम से अपने सामाजिक परिवर्तन की बात की है, इनके बारे में जानेंगे। फ्रांज फैनन जो है यह अफ्रीकी क्रांतिकारी, यानी आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी, समाज दार्शनिक माने जाते हैं। और ये मूलतः मनोरोग वैज्ञानिक थे। अगर इनके जब समाज दार्शनिक थे, मूलतः मनोरोग वैज्ञानिक थे। फैनन ने वर्ष 1954 और 1956 की अल्जीरियाई क्रांति में अल्जीरियाई विद्रोहियों के साथ दिया। बाद में अल्जीरियाई मुक्ति आंदोलन के लिए कार्य किया। फ्रांज फैनन अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र कार्रवाई का खुला समर्थन किया था। यानी वह ऐसा सक्रियतावादी थे जिसने उपनिवेशवाद के मानसिक आघातों और सामाजिक विध्वंस का विस्तृत अनुभव प्राप्त किया था। अश्वेत जाति के कवि, मानववादी तथा मनोरोग वैज्ञानिक के फलस्वरूप फैनन जो है विदेशी शासन, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और जातीय पूर्वाग्रह से आहत होकर लोगों के मनोवैज्ञानिक घावों और आत्मिक पीड़ा के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। और उनका अंतिम लक्ष्य जो था वह था संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। यानी एक ऐसे अफ्रीकी क्रांतिकारी या राजनीतिक विचारक के रूप में हम फ्रांज फैनन को देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का हम अध्ययन करते हैं तो एक इतनी बड़ी आबादी वाला देश और विभिन्न संसाधनों से भरपूर, लेकिन अगर हम विकसित की बात करते हैं तो वह बहुत पीछे है आज वर्तमान समय में भी। तो फैनन यानी जब हम इसके भौगोलिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं सुविधाओं के बाद भी, अगर संसाधनों के बाद भी पिछड़ा हुआ है। और ऐसे में एक क्रांतिकारी विचारक जो अपनी बात को रख रहा है, तो वहाँ से यहाँ इनके माध्यम से हम न केवल वहाँ के भौगोलिक रूप को समझेंगे, बल्कि उस समय में क्या कैसी सामाजिक और राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ थीं, साथ साथ सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भी नज़र डालेंगे। जब इनके हम प्रमुख विचार को देखते हैं तो इन्होंने उपनिवेशवाद का स्वरूप बताया। फैनन जो है वह उपनिवेशवाद उत्पीड़न का विस्तृत ढांचा है ऐसा मानते हैं। कहते हैं जो जातीय उपनिवेशवाद जो है वह जातीय और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का मुखौटा लगाकर पूंजीवाद के आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति करता है। इसके अंतर्गत श्वेत जातियां विदेशी भूमि और संसाधनों का भरपूर शोषण करती हैं। अतः जब तक उपनिवेशों के मूल निवासी अपनी भूमि और संसाधनों पर फिर से अपना प्रभावशाली नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उन्हें विदेशियों के मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक प्रभुत्व से मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये कहते हैं कि प्रजातिवाद एक ऐसा विषय है जो सारे सामाजिक संबंधों को विषाक्त कर देता है और सब मनुष्यों की मानसिकता पर हावी हो जाता है, चाहे वे श्वेत हो या अश्वेत हो। इनकी जो बहुत ही फेमस कृति रही है ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, यानी अश्वेत त्वचा या अश्वेत मुखौटा, 1952 में इन्होंने इसे पब्लिश करवाया। तो उसके अंतर्गत फैनन ने स्पष्ट किया कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत श्वेत और अश्वेत जातियाँ निरंतर तनाव की स्थिति में रहती हैं। यानी इसमें यह मान कर चलते हैं कि अश्वेत आदिवासी असभ्य हैं, जो वन्य जंतुओं की तरह खूंखार और खतरनाक है। उनके पास कोई ऐसी संस्कृति नहीं है उनके मन में दया, ममता और मानवोचित भावनाओं का संचार कर सके। अतः श्वेत लोग उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके भी मन ही मन उनसे डरे रहते हैं। वे अपनी उपनिवेशवादी संस्थाएं और संगठन स्थापित करके उपनिवेश पूर्व इतिहास और संस्कृति को मिटा देना चाहते हैं। श्वेत लोग ये कहते हैं, श्वेत लोग अपने आपको संपूर्ण सभ्यता, संस्कृति, कानून, शिक्षा और कला कौशल के प्रवर्तक बनाकर अश्वेत लोगों पर हीनता का कलंक लगा देते हैं। और ऐसी अवस्था में अश्वेत व्यक्ति के मन में
केवल एक ही आकांक्षा रह जाती है कि वह किसी न किसी तरह श्वेत व्यक्ति के बराबरी करने योग्य हो जाए। यानी उपनिवेशवादी संस्कृति के रंग में पूरी तरह रंग जाने के बाद भी श्वेत लोगों की दृष्टि में उसकी छवि ऊंची नहीं हो पाती है। श्वेत जातियां अपनी भूमिका को गौरवान्वित करने के लिए श्वेत जाति के भार का डंका बजाती हैं, जिसके अंतर्गत जिसके अनुसार हम यह भी देखते हैं कि अश्वेत जातियों को सभ्य बनाने का भार उन्हीं के कंधों पर डाल दिया जाता है। इसके उत्तर में कभी कभी अश्वेत जातियाँ अश्वेत जाति के गौरव का सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं, जिसके अनुसार अश्वेत जातियों की सांस्कृतिक परंपरा बहुत महान है और उनके लिए गौरव का विषय है। फैनन यह कहते हैं कि जैसे श्वेत जाति के भार का सिद्धांत एक कपोल कल्पना है, वैसे ही अश्वेत जाति के गौरव का सिद्धांत भी निराधार है। अश्वेत जाति का एक ही अधिकार है कि वह श्वेत जाति से मानवीय व्यवहार की मांग करे और उसका एक ही कर्तव्य है कि वह अपनी स्वतंत्रता का त्याग कभी न करे। इस तरीके से उन्होंने उपनिवेशवाद का स्वरूप प्रस्तुत किया। इनका जो प्रमुख विचार रहा है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से लेके इनकी एक फेमस बुक आई थी द रैचेट ऑफ द अर्थ, यानी धरती के अभागे लोग, अपनी अंतिम और विश्वविख्यात कृति रही है इनकी द रैचेट ऑफ द अर्थ, धरती के अभागे लोग, जो 1961 में आए। इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा, फैनन ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को एक व्यापक पर्दे से प्रस्तुत किया। फैनन का मानना था कि मुक्ति आंदोलन का स्रोत न तो शहरी मध्यम वर्ग है, यानी न तो शहरी मध्य वर्ग है, न अफ्रीकी संस्कृति की ओर लौट चलने की प्रेरणा और न अश्वेत जाति के गौरव की पुकार। अफ्रीकी एकता के लिए एक दलीय अधिनायक तंत्र उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत आकांक्षा की प्रधानता रहती है। उपनिवेशवादी शक्तियों की ओर से प्रस्तुत सुधारों और रियायतों से भी इस लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है, इनका इस तरीके से मानना है। इसके लिए इन्होंने कहा क्रांति आवश्यक है, परंतु प्रश्न यह है कि क्रांति के लिए प्रेरणा कहाँ से आएगी। देहाती किसान भूमि का भूखा है, जिसे श्वेत आदिवासियों ने हड़प लिया है। शहरी विशिष्ट वर्ग देश की संसद में कुछ स्थान या सशर्त राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा, परंतु पतित सर्वहारा वर्ग जो वर्ग है उसमें तो देहाती और शहरी दोनों तरह के लोगों में उपनिवेशवादी उत्पीड़न के प्रति हिंसापूर्ण प्रतिक्रिया पैदा होने की संभावना अधिक है। क्रांतिकारियों को इस वर्ग की क्रांति क्षमता को पहचानना चाहिए और देहाती किसान समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। फैनन को तो यह भी आशा थी कि संपूर्ण अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को संचित प्रभाव मानवीय विकास और प्रक्रिया में नए युग का सूत्रपात करेगा। मानव जाति केवल यूरोपीय योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा नहीं कर रही है। तीसरी दुनिया के देश उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका समाधान यूरोप के पास नहीं है। उन्हें जो है क्रांति सिद्धांत का सृजनात्मक प्रयोग करके इन समस्याओं के नए समाधान विकसित करने चाहिए, जिनसे संपूर्ण मानवजात लाभान्वित होंगे और नए मानव का उदय होगा। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रस्तुत करे। इन्होंने द रैचेट ऑफ द अर्थ में स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरीके से करे कि जिसमें विभिन्न व्यक्ति अपने आप को ढूंढने में एक दूसरे से सहायता कर सकेंगे, तभी विश्व स्तर पर मनुष्यों में अलगाव की स्थिति का अंत हो सकेगा। अपनी विलक्षण बुद्धि और क्रांतिकारी विचारों के कारण फैनन तीसरी दुनिया के देशों में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और ये इनकी जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि उपनिवेशवाद ये लगभग पूरी दुनिया में रहा और इससे हर देश प्रभावित रहा। तो इनके जो विचार हैं वो विश्व स्तर पर भी कहीं ना कहीं मान्य हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक के रूप में माने जाते हैं जो सामाजिक दार्शनिक और मूलतः मनोरोग वैज्ञानिक होते हुए भी इन्होंने राजनीति के कुछ प्रमुख विचार प्रस्तुत किए जो बहुत ही मान्य हैं। तो हमने फ्रांज फैनन के बारे में जाना। थैंक यू।